नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। लोक प्रशासन की सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था भर्ती अर्थात रिक्रूटमेंट, उसी का ये अगला पार्ट है। ये मान के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रिक्रूटमेंट की एक प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस पर हम इस सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये सेशन अब आपकी कमेंटों के माध्यम से, आपकी रिक्वायरमेंट के माध्यम से अब कंटिन्यू होने जा रहा है। कोई गैप नहीं होगा जब तक कि हमारा ये लोक प्रशासन का सेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक अब कोई छुट्टी नहीं होगी इसमें बीच में, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आज के इस सेशन में आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं भर्ती की विभिन्न पद्धतियों की बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रक्रिया है, कौन कौन सी वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से लोक प्रशासन के अंदर सिविल सेवकों की भर्ती की जाती है। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों सेशन में आगे बढ़े उससे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा बता दें, जो भी नए छात्र जो अभी अभी जुड़े हैं हमसे, उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं वो थोड़ा सा, मैं जानता हूँ थोड़ा सा उनको जो है ये बोरिंग करता है, बोर करता है ये, लेकिन दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए आवश्यक है। जो भी दोस्त किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी बैंकिंग या किसी भी अन्य पुलिस आदि परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए YouTube पर एक अन्य चैनल प्रज्ञान हिंदी के नाम से बना दिया गया है, जहां पर अभी फिलहाल क्लास हमारे द्वारा ही ली जा रही है, लेकिन आगे चल करके और भी जो है टीम के ऐड होने की संभावना है उसमें। अभी हमने वहां पर संविधान की सीरीज स्टार्ट की है बिल्कुल जीरो से, जहां पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया है वहां पर। ठीक है, प्रत्येक सेशन को बिल्कुल जीरो से आपको प्रोवाइड किया जाता है। वहां पर कोई अभी फिलहाल एडवांस क्लासेस नहीं है। ठीक है, आप लोगों को दृष्टि में रखते हुए ही, सभी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंटों को दृष्टि में रखते हुए वहां पर प्रज्ञान पर जीरो से, बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट की गई है, जो कि एकदम एडवांस क्लासेस तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अभी संविधान क्लासेस स्टार्ट की गई है, अभी अभी स्टार्ट किया है। वहां पर ज्यादा क्लासेस अभी नहीं हुई है, लगभग 9 से 10 क्लासेस ही हुई अभी तक हुई है। तो अगर आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और अभी तक अगर आपने प्रज्ञान हिंदी को विजिट नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर एक बार विजिट जरूर करें। प्रारंभिक लेक्चरों को देके उसके बाद आप निर्णय करें कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। और वैसे तो जिन दोस्तों को हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है वो बिल्कुल जाकर उसको ज्वाइन करें। सभी क्लासेस वहां पर स्टार्ट की जा रही है दोस्तों, धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट हम वहां पर ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं थर्ड यूनिट बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत उस सिलेबस को फॉलो करते हुए ही थर्ड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है भर्ती का, रिक्रूटमेंट का, ठीक है ना। इसी का भर्ती के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा सारांश क्या होगा, आज हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, तो जरा सारांश पर एक नजर डाल लेते हैं। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के बारे में देखेंगे। और बेसिकली भर्ती की सिर्फ दो ही पद्धति होती है, एक होती है भीतर से भर्ती करना और एक होता है बाहर से भर्ती करना। दो ही प्रक्रिया होती है भर्ती करने की, ठीक है ना। दोनों को सेपरेटली समझेंगे, दोनों को सेपरेटली समझेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले स्लाइड में भी आपको दे दी गए हैं, अर्थात पिछले लेक्चर में भी जो है यही प्रश्न थे, ठीक है। अगर आपने लास्ट टाइम में कॉपी कर लिए इनको तो बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन कर लिए। अगर नहीं किए हो तो अभी वीडियो को पॉज करके और इनको जरूर नोट डाउन कर ले, उसके बाद ही सेशन को कंटिन्यू करें, अच्छे से एक बार प्रश्नों को पढ़ भी ले, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करेंगे भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में, विभिन्न पद्धतियों के बारे में। तो भर्ती की जो पद्धति जैसा हमने अभी देखा, भीतर से भर्ती और बाहर से भर्ती, दो प्रकार की भर्ती की प्रक्रियाओं को अपनाया गया है सिविल सर्विसेज के पदों की पूर्ति, रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए। तो भीतर से भर्ती, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे इसके गुणों को, भीतर से भर्ती के गुण, और उसके बाद तुरंत बाद हम देखेंगे इसके दोष। तो दोनों जो प्रक्रिया है, जो दोनों प्रोसेस है भर्ती की, उनके गुण और दोष दोनों पर हम चर्चा करेंगे, ताकि हम इन प्रक्रियाओं को भली भांति रूप से समझ भी सके और दोनों का कंपैरिजन भी कर सके कि भीतर से भर्ती ज्यादा उचित है या फिर बाहर से भर्ती ज्यादा उचित है। दोनों में क्या अच्छाइयां हैं और कौन कौन सी कमियां हैं, इन पर भी फोकस करेंगे और अच्छे से एनालाइज करेंगे, ताकि सेशन पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपको कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े, पूरे कंप्लीटली ये अच्छे से समझ आए।
ठीक है। और पूरे 100% व्यवहारिक तौर पर ही हम इसमें बात करने वाले हैं। थ्योरेटिकल रूप से आपको एडवांस जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो स्लाइड में मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर ले, अपने मोबाइल में सीरीज वाइज नोट्स को जमा कर रखें ताकि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना सटीक डाटा है इसके अंदर कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं आपको इतना सटीक है कि बिल्कुल आपके एग्जाम में दोस्तों एक कीवर्ड की तरह काम करेगा ये, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये साबित होगा। ठीक है, नोट्स को जरूर आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भीतर से भर्ती। तो सबसे भीतर से भर्ती के गुणों को समझे उससे पहले भीतर से भर्ती से मतलब क्या है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो भीतर से भर्ती को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या होती है भीतर से भर्ती, एक लाइन में समझना ही पर्याप्त है, कोई ज्यादा हमें इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है। भीतर से भर्ती का सिंपल सा अर्थ है दोस्तों कि जो पहले से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो पहले से सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उन्हीं कर्मचारियों को प्रमोशन देकर अर्थात उनकी पदोन्नति करके उन्हें उच्च पदों पर आसीन करना या उच्च पदों पर नियुक्त करना, यही होता है भीतर से भर्ती लेना। ठीक है, भीतर से भर्ती की प्रक्रिया बस ये है। ठीक है ना। तो अब इस प्रक्रिया में क्या क्या गुण हो सकते हैं, इस प्रक्रिया के क्या फायदे हैं। इस भीतर की प्रक्रिया, भीतर की भर्ती की प्रक्रिया अर्थात की पदोन्नति करके जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा उस प्रोसेस का बेनिफिट क्या है संघ लोक सेवा आयोग को, या फिर कहें कि सिविल सर्विसेज को क्या फायदा होने वाला है इससे। तो उसी फायदे की ही हम यहाँ बात करने वाले हैं, अर्थात उसी गुणों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फायदा है सिविल सर्विसेज का वो है अनुभव। दोस्तों सबसे पहला गुण इसका यही है, अनुभव किसका, भीतर से भर्ती का। जब हम भीतर से भर्ती की बात करते हैं तो यार देखिए सिंपल समझिए ना कि जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, अगर हम उनको ही प्रमोशन देकर उच्च पदों पर आसीन करवाते हैं, उच्च पदों पर नियुक्त करते हैं, तो मुझे बताइए कि आप जो पहले से काम कर रहे थे तो उनके पास अनुभव नहीं होगा, है ना। अनुभव, अच्छा खासा अनुभव होगा उनको, क्योंकि पहले से कार्य कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनको क्या कार्य करना है। ठीक है, एक विशेष जो उनसे उच्च अधिकारी है उनके अधीन रहकर वो कार्य कर रहे हैं, तो अधीन रहते कार्य करते हुए उन्हें अच्छे से अनुभव हो जाता है और एक लंबा अनुभव होता है। ठीक है ना, अपने डिपार्टमेंट का लंबा अनुभव होता है, तो इस अनुभव का बेनिफिट मिल जाता है, सबसे पहला बेनिफिट। तो दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करें तो कुशलता और निष्ठा। कुशलता और निष्ठा क्यों, कि जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं अगर उनको पता हो कि हमारा प्रमोशन हो सकता है अगर हम अच्छे से काम करते हैं, अगर हम लग्नता से काम करते हैं, पूरी निष्ठा से काम करते हैं, तो हमारा प्रमोशन हो सकता है। तो जब ये सोच उनके अंदर रहेगी तो वो बहुत ही ईमानदारी से और निष्ठा के साथ में कार्य करेंगे ताकि उनका प्रमोशन जल्दी हो सके। ठीक है, तो एक गुण इसका ये हो जाता है। दूसरे तीसरे गुण की बात करें दोस्तों तो प्रशिक्षण प्राप्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर सरकार को अन्यथा खर्चे से बचा जा सकता है सरकार के द्वारा। मतलब कि सिविल सर्विसेज में जिन बाहर से अगर हम किसी को अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं, तो उसमें समस्या क्या रहती है कि उसे ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है ना, और अल्प समय में, कम समय में कितनी ट्रेनिंग दी जा सकती है, कंप्लीट तो उसको तैयार नहीं किया जा सकता उस पद के लिए। लेकिन दोस्तों जो भीतर से भर्ती का जो सबसे बड़ा गुण है कि अनुभव प्राप्त व्यक्ति को जब हम नियुक्त करते हैं तो उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रैक्टिस करना, उसको प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को ही जब हम पदोन्नति के द्वारा नियुक्त करते हैं ऊंचे पद पर, तो हमारा सरकार का एक बड़ा खर्च, सरकार बड़े खर्च करने से बच जाती है। तो ये भी एक अन्य विशेषता, एक अन्य गुण है ना भीतर से भर्ती का। एक अन्य है कि भविष्य की उन्नति। भविष्य की उन्नति मतलब सिंपल वही है कि यदि कर्मचारी को पदोन्नति का ज्ञान होगा तो भविष्य में भी वो कार्य तो अच्छे से करेगा ही, साथ ही साथ में वो हमेशा लोक प्रशासन के साथ में जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि आगे चल करके और फिर से उन्नति होनी है, प्रमोशन होना है ना। तो अगर उसको अच्छे अच्छे ऊपर बाहर से, देखिए कोई कर्मचारी अगर योग्य है, उस पद के लायक है, तो ऐसे कर्मचारी को बचा के रखना भी एक बड़ा चैलेंज होता है ना। और जिसके पास में योग्यता है भाई वो तो कहीं पर भी कोई सा भी पद हासिल कर सकता है ना। ठीक है ना, तो ऐसे लोग सिविल सर्विस को छोड़ भी सकते हैं, मतलब उनकी जो
रिटायरमेंट का टाइम होता है, रिटायरमेंट से पहले भी वो उस पद को छोड़ देते हैं, त्याग के चले जाते हैं। तो उन लोगों को रोक के रखने का भी ये एक बहुत अच्छा उपाय है कि अगर भीतर से भर्ती की प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है, उस कर्मचारी को पता होता है कि उसका प्रमोशन हो सकता है, अच्छा कार्य करेगा, कार्य के आधार पर प्रमोशन होगा, तो फिर वो लग्नता से उसमें काम करता रहेगा अपने डिपार्टमेंट में, और भविष्य में भी वो उससे जुड़ा रहेगा, उसको छोड़ने का नहीं सोचेगा। ठीक है। तो देखिए, विशेषताएं बहुत सारी, जितना सोचोगे उतने गुण इसके अंदर लिख सकते हो आप, बहुत सारे गुण हैं भीतर से भर्ती के। ठीक है। लेकिन अभी जब इनके दोष की बात करोगे ना, तो ठीक है, बाकी जब आप बाहर से भर्ती के गुण पढ़ोगे तो आपको उस वक्त लगेगा कि बाहर से भर्ती की प्रक्रिया ज्यादा अच्छी है, अंदर से प्रक्रिया। अभी जब पढ़ा आपने, अभी आपने देखा, सिर्फ 4 बातों को देखा, 4 बातों को डिस्कस किया कि भीतर से भर्ती के कौन कौन से गुण हैं, 4 बातें आपने देखी, तो आपके मन में चल रहा होगा कि यार भीतर से भर्ती वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना। लेकिन दोस्तों, सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे साथ यही तो होती है कि हमें जिसकी अच्छाइयां पता है उसकी आलोचना करना भी आना चाहिए। अब यहीं पर आप जरा सोचिए कि भीतर से भर्ती नहीं भी होंगे ना उसके दोष, तो भी दोष उत्पन्न कीजिए, उसके अंदर करना पड़ेगा आपको। जब तक देखिए, गुण और अवगुण दोनों साथ लेकर हमें चलना है प्रत्येक चीज का। मैं हर लेक्चर में कई बार आपको समझाया मैंने आप लोगों को कि अगर हम, जब तक हमें एनालाइज करने की क्षमता नहीं आएगी, तब तक हम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे, बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक को एनालाइज करना जरूरी है। जब हम किसी की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, किसी के गुणों को पढ़ रहे हैं, तो हमें उन गुणों के साथ साथ उसके अवगुण भी नजर आने चाहिए। तो भीतर से भर्ती की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के गुणों को तो हमने देखा, लेकिन अवगुण कौन देखेगा? अब इसकी कमियों को भी तो देखिए कि कमियां कौन कौन सी है। और कमियां जब हम समझ लेते हैं किसी टॉपिक को, तो किसी किताब पर क्यों निर्भर होते हो यार? आप खुद सोचिए ना कि इसके अंदर कमियां कौन कौन सी हो सकती है। जब आप सोचोगे, अपने मस्तिष्क पर दबाव डालोगे, तो अपने आप वो जो आप चाहते हो ना, वो सब पॉइंट अपने आप निकल कर बाहर आने लगेंगे। ठीक है, थोड़ी तकलीफ दो इसको, है ना, थोड़ा एनालाइज करना सीखो यार, थोड़ा टॉपिक को एनालाइज कीजिए। जिस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाती है, तो उस टॉपिक के बारे में सोचिए, क्या इसके गुण है, क्या बुराई है, क्या है ना, क्या गुण अपूर्ण, ये सब कुछ आलोचना वगैरह सब कंप्लीट होना चाहिए। और उस पर निष्कर्ष भी दो, आप स्वयं ही निष्कर्ष बनाओ कि जी हाँ, भर्ती से भीतर से भर्ती की जो प्रोसेस है, उसकी ये गुण है और ये अवगुण है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दोष की बात करें तो दोष भी है इसमें कि लाभ प्राप्त नहीं। किस बात का लाभ प्राप्त नहीं है? अरे भाई, भीतर से भर्ती की पद्धति में अनुभव को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है। किसको? अनुभव को दिया जा रहा है ना, कि अनुभव प्राप्त व्यक्ति होता है, अनुभव प्राप्त व्यक्ति होता है भीतर से भर्ती में, इसलिए उसकी पदोन्नति करके उच्च पदों पर उनको नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अनुभव को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है, और अनुभव को ज्यादा महत्व देने का नुकसान इसका ये है कि इससे जो योग्य अन्य बाहर जो योग्य और कुशल लोग हैं, वो भीतर अर्थात कि सिविल सर्विसेज में आ ही नहीं पाएंगे, वो अपनी जगह ही नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आप उनके लिए जो है प्रक्रिया, अगर आप भीतर से भर्ती की प्रक्रिया अपनाओगे, तो भीतर के ही लोग, है ना, जो उनका रिपीटेशन होता रहेगा, बाहर के जो योग्य लोग हैं वो उन पदों पर नहीं आ पाएंगे। तो इसका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला, कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए यहाँ पर पॉइंट में कहा कि कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। दूसरे, अगर हम इसके ही अगर अवगुण की, दूसरे अगर दोष की बात करें, तो हम ये भी कह सकते हैं भेदभाव का व्यवहार। भेदभाव का व्यवहार, भाई जी हाँ, किया जा रहा है ना भेदभाव का व्यवहार। अगर अंदर से भर्ती की बात करें, भीतर से भर्ती की बात के अंदर, अगर जो कर्मचारी पहले से कार्य कर रहे हैं, सिर्फ उनको ही आप बड़े पदों पर आसीन करोगे, बड़े पदों पर नियुक्त करोगे, तो बाहर जो बैठे हुए हैं, जो बाहर योग्य लोग बैठे हुए हैं, जो उन पदों के बिल्कुल पदों के लिए योग्य है, तो आप एक तरह से उनके लिए जो है भेदभाव की नीति अपना रहे हो, है ना। तो भेदभाव है ये एक तरह से। तो भेदभाव की नीति भी यहाँ पर अपनाई जा रही है, जबकि ये प्रजातांत्रिक देश है भाई, है ना, सबको अवसर मिलना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा, अगर अन्य बात करें तो युवा वर्ग का हास। पहले से काम कर रहे कर्मचारी की नियुक्ति करने पर क्या होगा? वहां पर जो है एक तरह से दोस्तों, जो युवा वर्ग है, जो हमारा बाहर का जो, जैसे कि आप लोगों का जो वर्ग है, एक युवा वर्ग है ना, हम स्टूडेंटों का जो युवा वर्ग है, ये हतोत्साहित हो जाएगा। कल से किसी सिविल सर्विसेज का आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करोगे, किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं करोगे, किसी विशेष एग्जामों की तैयारी क्यों करोगे, जब आपको पता है कि भर्ती होना ही नहीं है।
है ना। उच्च पदों पर सिर्फ और सिर्फ अंदर के लोगों को ही लिया जाएगा, बाहर से नहीं लिया जाएगा। तो फिर आपके लिए क्या पद बचेंगे, बाहर के बचेंगे, हवलदार वाले। तो उससे आप सिर्फ हवलदार बन पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से छोटे पदों की भर्ती के लिए बाहर से लिए जाते हैं, और बड़े पदों की भर्ती के लिए अगर अंदर से नियुक्ति की जाएगी तो फिर वहां पर एक भेदभाव तो होगा ही होगा। साथ ही साथ में जो युवा वर्ग है, जो नया खून है, उससे सिविल सर्विस से वंचित रह जाएगा, उसका इस्तेमाल करने से वंचित रह जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है दुर्भावना का वातावरण। दुर्भावना का वातावरण, कैसे दुर्भावना का वातावरण? भाई भीतर से भर्ती का एक अन्य दोष ये है कि इसके द्वारा जो संगठन में दुर्भावना का वातावरण बन जाता है, संगठन में अर्थात डिपार्टमेंट में एक दुर्भावना का वातावरण बन जाता है। कैसी दुर्भावना का? कि देखिए भीतर से भी भर्ती करो, चलो मान ले भीतर से भर्ती भी करोगे तो किस आधार पर करोगे? वरिष्ठता के आधार पर करोगे या फिर कार्य की कुशलता के आधार पर करोगे? अंदर भी ऑप्शन होना चाहिए ना, कि भीतर से आप भर्ती कर रहे हो तो आप या तो वरिष्ठता के आधार पर कीजिए, कि जिसको ज्यादा टाइम हो चुका है उसको भर्ती कीजिए, उसको उसकी पदोन्नति कीजिए, या फिर जिसने अच्छा कार्य किया है उसकी पदोन्नति कीजिए। अब यहां पर अगर वरिष्ठता के आधार पर काम करोगे, वरिष्ठता के आधार पर अगर पदोन्नति प्रमोशन दोगे, तो यहां पर एक अन्य समस्या ये देखने को मिलेगी कि जो लोग अच्छे से कार्य कर रहे थे वो भी अच्छे से कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है ना कि वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन होने वाला है। तो फिर अच्छे से और ज्यादा कार्य करने का मतलब क्या है? ज्यादा रिस्क लेकर। ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि अच्छे कार्य के आधार पर अगर प्रमोशन देंगे, तो फिर जो वरिष्ठ लोग होंगे जो कि ज्यादा अनुभवी है, और आप अनुभव को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हो, तो वो लोग ज्यादा अनुभवी है, जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी ज्यादा अनुभवी है, तो उनको बुरा नहीं लगेगा। तो समस्या तो चारों तरफ है। ठीक है। तो ये भी इसका एक दोष है। गुण भी बहुत सारे हैं, दोष भी बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतना पर्याप्त है। जितना आवश्यक आप लोगों के लिए उतना ही मैं डाटा आपको कंटेंट देता हूं, लेकिन समझा दे आपको दोस्तों, कंप्लीट कर दिया है। आप चाहो ना तो इस दोष में 10 दोष आप स्वयं बना पाओगे, और नहीं यकीन हो रहा ना तो लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद में पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना, सोचना आराम से, आप कई सारे पॉइंट बना दोगे, गुण के भी और दोष के भी आराम से बना पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पर बाहर से भर्ती। अब बाहर से भर्ती क्या होती है आप समझ चुके अच्छे से। बाहर से भर्ती मतलब बाहर से युवा वर्ग को लेना, विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से बाहर से योग्यता के आधार पर लोगों की नियुक्ति करना ही, एक कर्मचारियों की नियुक्ति करना ही बाहर से भर्ती की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। इसके गुणों के अंतर्गत कुछ इसमें भी गुण और दोष हम दोनों पर दृष्टि डालेंगे। इसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि अवसर की समानता यहां पर मिलती है। यहां पर किसी प्रकार का किसी के साथ अंदर या बाहर किसी वाले के साथ में हम भेदभाव नहीं करते हैं। इसमें अवसर की समानता दृष्टिगोचर होती है, अवसर की समानता प्रदान की जाती है, जैसा कि संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। तो अवसर की समानता के द्वारा बाहर के लोगों को भी, बाहर के जो युवा वर्ग है उसको भी हम अवसर देते हैं, और साथ ही साथ में अंदर के जो कर्मचारी है उनको भी अवसर दिए। भाई अंदर के कर्मचारी आप भी एग्जाम दीजिए ना, आप भी ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर के एग्जाम दीजिए। अगर आपकी नियुक्ति होती है बड़े पोस्ट के लिए तो आपको भी नियुक्त किया, वो चूंकि हो ही रहा है। क्या होता है यूपीएससी में मान लिया आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई छोटा पद मिला तो क्या करोगे आप? अगले साल फिर से यूपीएससी तैयारी करोगे, पद में प्रशासन में रहते हुए ही, प्रशासन में रहते हुए ही आप अगले साल फिर तैयारी करोगे, और हो सकता है उसके बाद में आपको आईएएस का पद मिल जाए, तो आप पुराना पद से रिटायरमेंट ले लोगे और अगला पद, है ना, आईएएस का पद ले लोगे। तो ये चीज होती है। इसलिए कहा गया है कि बाहर से भर्ती में क्या होता है दोस्तों, अवसर की समानता होती है, सभी लोगों को समान रूप से देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चयन क्षेत्र का बड़ा होना। जी हाँ, अंदर से भर्ती, जब अंदर से भर्ती की जाती है, भीतर से भर्ती होती है, तो वहां पर सिर्फ एक क्षेत्र जो होता है, चयन का क्षेत्र जहां से नियुक्त किया जाना है, वो क्षेत्र एक संकुचित होता है, छोटा होता है। लेकिन जब बाहर से भर्ती की हम बात करते हैं तो पूरे देश के नागरिक इसमें, पूरे देश का युवा वर्ग या जो भी योग्य लोग हैं वो कोई भी इसमें भाग ले सकता है। इसलिए इसका क्षेत्र एक व्यापक हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। खुली प्रतियोगिता, जी हाँ, ये ओपन प्लेटफॉर्म होता है, खुली प्रतियोगिता होती है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है, और इसके माध्यम से हम जो है कुशल और योग्य लोगों को, योग्य व्यक्तियों को हम जो है पोस्ट के लिए अपॉइंट कर सकते हैं।
ये भी इसका विशेष गुण है। इसके अलावा देखिए तो युवा शक्ति को प्रोत्साहन, जहां पर भीतर से भर्ती का जो अवगुण था वो यहाँ पर इसके गुण हो जाएंगे। भीतर से भर्ती का एक अवगुण देखा था हमने, युवा वर्ग का हतोत्साहित होना, तो यहाँ पर युवा वर्ग को प्रोत्साहन दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लोगों में, स्टूडेंटों में एक एक ऊर्जा का संचार होगा कि यार हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे चल के हमारा जो है हमें विशेष किसी पद के लिए हम तैयारी कर सकते हैं और उसमें हम नियुक्त भी हो सकते हैं। तो एक ऊर्जा का संचार होता है और इस प्रकार से युवा वर्ग जो है प्रोत्साहित होता है। लेकिन अच्छाइयों के साथ हमेशा बुराइयां चलती ही है, तो उसी प्रकार से बाहर से भर्ती के भी कुछ दोष हमें लिखने ही होंगे। बिल्कुल इसके दोष भी है। उन दोषों में सबसे पहला दोष है अनुभव का नहीं होना। अनुभव का नहीं होना, जैसा कि कहा गया था भीतर से भर्ती में अनुभव को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों अनुभव, जी हाँ, अनुभव को विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जब बाहर से भर्ती की जाती है तो इन जो नए कैंडिडेट होते हैं, जो नए कर्मचारी होते हैं, उनमें अनुभव बिल्कुल जीरो होता है। अपने डिपार्टमेंट या अपने पद से संबंधित जो अनुभव होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, और यही इसका सबसे बड़ा अवगुण है या कहें कि दोष है। तो सफल प्रशासन के लिए अनुभव के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अनुभव के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बाहर से भर्ती कि कर्मचारी कितने भी योग्य या कुशल हो, अगर अनुभव नहीं है तो वे दोस्तों परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर अनुभव नहीं है तो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। अन्य है समर्पण की भावना का हतोत्साहित हो जाना। अगर बाहर से भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। उनको पता है कि भर्ती की प्रक्रिया तो बाहर से लोगों को उच्च पदों पर आसीन करने के लिए बाहर से ही नियुक्त किया जाएगा। तो इस पद पर कार्य करते वक्त वो सिर्फ टाइम पास करेंगे, अपना टाइम गुजारा करेंगे, अच्छे से वो लगनशीलता के साथ में कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा गया कि समर्पण की भावना हास होगा, समर्पण की भावना का हास होगा, कम होती चली जाएगी वो अगर बाहर की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो। दूसरा है द्वेष भावना का उत्पन्न होना। द्वेष भावना का उत्पन्न क्यों हो जाती है भाई? आप कोई जो कर्मचारी है निचले पदों पर लगभग 10 साल या 15 सालों से काम कर रहा है, ठीक है ना, और अब उच्च पद पर कोई नया व्यक्ति आकर बैठ जाता है जिसकी उम्र भी कम है, सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर एग्जाम दे करके और उच्च पद पर बैठ जाता है, तो अब वो किसको आदेश देगा? अपने अधीनस्थों को। और जबकि उसके अधीनस्थ उससे 15 या 20 साल पहले से काम कर रहे हैं, तो उनके आदेश जो पुराने कर्मचारी है, जो अनुभवी कर्मचारी है, वो ऐसे लोगों के आदेश मानने को मजबूर हो जाते हैं जिनको उस पद का कोई नॉलेज नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, ठीक है। तो वहां पर फिर जो अधीनस्थ कर्मचारियों का जो वर्ग होता है उनमें द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है, द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है परिपक्वता अथवा संयम का अभाव। तो दोस्तों परिपक्वता मतलब वही बालों का सफेद हो जाना, अपने पद पर बालों का सफेद हो जाना, और संयम का अभाव। जब बाहर से भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वहां पर युवा वर्ग को जो है प्रोत्साहित किया जाता है। भाई युवा वर्ग आता है, अब मानते हैं कि वो युवा वर्ग योग्य है, उसके खून में गर्मी है, तो गर्मी ही एक जो उसके खून में जो गर्मी है, जो कार्य करने की जो उसकी गति है, वही गति लोक प्रशासन में कभी कभी नुकसान कर सकती है, नुकसान दे सकती है। वो कैसे? कि उनमें संयम नहीं होता है, धैर्य पूर्वक कार्य करने का जो संयम होता है ना, वो संयम नहीं होता है युवा वर्ग में, है ना। उनमें गति होती कार्य करने की। तो जब दोस्तों अनुभव नहीं है तो संयम भी नहीं होगा। तो ये संयम ना होना परिस्थितियों को और ज्यादा कठोर बना सकता है ना। तो बाहर से भर्ती की पद्धति के द्वारा लोक सेवाओं में जो युवा वर्ग को लिया जाता है, उस युवा वर्ग जो होता है वो उत्साही होता है, गतिशील होता है, लेकिन पर उसके साथ अनुभव की कमी के कारण परिपक्वता और संयम तथा विवेक का होना जरूरी है, और यही चीजें उसमें नहीं पाई जाती, है ना। उत्साही होगा तो पक्का है विवेक नहीं होगा। या तो इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है। दोनों का इस्तेमाल लगभग बहुत कम लोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते,
ठीक है ना। तो इस ब्रह्मांड में ही दोस्तों कुछ ऐसे ही लोग, ये मान लीजिए कि कुछ लोग बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कुछ लोग बल का प्रयोग करेंगे। दोनों का प्रयोग करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर, रेयर केस में मिल पाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर की गई है कि बाहर से भर्ती में जो युवा वर्ग को हम लेते हैं वो उत्साही होता है। भाई पहली पहली बार उस पोस्ट को ज्वाइन किया है उसने, तो उसमें उसका उत्साह तो होगा ना। तो जब भी कोई, आप जैसे जब भी कोई आईएएस अधिकारी बनता है नए नए, और कोई आईपीएस अधिकारी बनते हैं, तो उनका जो जुनून होता है स्टार्टिंग में काम करने का, वो कुछ अलग ही होता है, अलग ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई जो है आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, 25-26 साल की उम्र में कोई आईएएस अधिकारी बन गया। ठीक है, अब आईएएस अधिकारी अपने अधीनस्थों को, अब मान ले कि एक आईएएस एक कलेक्टर है, अब कलेक्टर जो है अपने अधीनस्थ, जो से कि मान ले कि डीसी है, डिप्टी कलेक्टर को आदेश दे रहे हैं। अब डिप्टी कलेक्टर हो सकता है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ हो जो लगभग 25-30 सालों से उस पद पर कार्य कर रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास अनुभव का भंडार है, उसको जब कोई अगर वो आदेश देगा जिसको कोई अनुभव नहीं है, तो एक द्वेष की भावना, एक अजीब सी भावना वहां पर उत्पन्न होगी डिपार्टमेंट में, है ना। उनको अजीब सा फीलिंग होगा। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर बाहर से भर्ती के दोष को प्रदर्शित करती है। क्या क्लियर हो पाया दोस्तों? लगभग हमने ज्यादा पॉइंट भी नहीं लिए हैं। जिस प्रकार से भीतर से भर्ती में हमने गुण और दोषों में 4-4 पॉइंटों पर बात की थी, उसी प्रकार से बाहर से भर्ती में भी हमने 4-4 पॉइंटों पर ही चर्चा की है। इसके माध्यम से आप जो है भली भांति रूप से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। कोई बिल्कुल देखिए, कोई टफ टॉपिक तो कुछ ऐसा था नहीं, ऐसा कुछ था भी नहीं इसमें जो समझने लायक ना हो, जो समझने में प्रॉब्लम आए, समस्या आए, ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम आसान सा टॉपिक था, आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों अब नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष दोस्तों आपके सामने है, आपको दिख ही रहा है, इसका बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको निष्कर्ष दिख ही रहा है कि जब भी समस्या आती है कि यार कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, फिर अगर ऐसी भीतर से भी प्रॉब्लम है, बाहर से प्रॉब्लम है, तो प्रक्रिया अपनाई कौन सी जा रही है। तो अब देख लीजिए ना, अभी अभी आप खुद देख रहे हैं कि बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें उसमें प्रक्रिया एक मिश्रण रूप की है, मिश्रित प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस समस्या का समाधान, मतलब दोनों में एक जो है समन्वय बिठाने का कार्य किया है। उनके अनुसार ये कहा गया है कि जो छोटे पद हैं उसमें बाहर से भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, और जो बड़े पद है उसमें भीतर से भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, मतलब प्रमोशन की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यही ज्यादा उचित होगा, यही सटीक होगा, है ना। क्योंकि ऊंचे पदों पर अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है और निचले पदों पर उत्साही लोगों की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही समन्वय है, लगभग सही है, और होना भी चाहिए ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने भर्ती की 2 प्रक्रियाओं पर बात की है। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है उसमें दोस्तों हम बात करेंगे लोक सेवकों की योग्यता पर। क्या बात करेंगे? लोक सेवकों की योग्यता पर। तो देखेंगे कि लोक सेवकों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसी का अगला पार्ट, लोक सेवक मतलब वही जिन बार बार जो जिनको हम कर्मचारी बोल रहे हैं यहाँ पर, वही लोक सेवक है। पद पर बैठने के बाद में वही लोक सेवक बन जाते हैं, और उन्हीं लोक सेवकों की हम योग्यता की बात करने वाले हैं। भीतर से भर्ती के समय में जब हम समस्या को देख रहे थे कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जब हमने समस्याओं की बात की थी, भर्ती की समस्याओं की, तो भर्ती की समस्याओं में क्या देखा था हमने कि योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता का निर्धारण कैसे होना चाहिए, उसी टॉपिक पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो लोक सेवकों की योग्यता का नेक्स्ट सेशन होगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। वो जो नए स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ ले और सुन ले। दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना कंपलसरी है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू सभी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर ले। सभी क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होते हैं। सभी क्लास नोट्स दोस्तों ये लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। क्लास नोट्स, सभी क्लास नोट्स टेलीग्राम पर, और सभी लेक्चर की लिंक भी आपको यही टेलीग्राम पर ही प्राप्त होती है। सभी नोटिफिकेशन, जितनी भी आवश्यक जानकारियां होती है, सब आपको वहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।